बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से युद्ध जारी है उस युद्ध की। दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देने की मजबूत शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत जो है उसके बाद किस तरह से चीन में खलबली मची है, यही रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जापान में जब से 4 देश यानी कि क्वाड के लीडर्स मिले हैं, चीन ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाने शुरू कर दिए हैं। चीन के बदमाशों को खत्म करने के लिए टोक्यो में बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। चीन को रोकने के लिए नए नए प्लान तैयार किए गए हैं, लेकिन चीन ने भी एक बहुत बड़ी खुफिया तैयारी कर ली है। शी जिनपिंग जिस सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं उससे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। समंदर पर तेज रफ्तार से चलने वाली ये चीज क्या है? ये कौन सी स्पीड बोट है जिस पर मशीन गन लगी हुई है? ये कौन सी तेज रफ्तार मशीन है? इसका मिशन क्या है? ये करती क्या है? ये सभी ड्रोन हैं। आपने अभी तक उड़ने वाले ड्रोन देखे होंगे, लेकिन ये तैरने वाले ड्रोन हैं और समंदर में वही काम करते हैं जो आसमान में उड़ने वाले ड्रोन करते हैं। यानी निगरानी मतलब इंटेलिजेंस। ये तैरने वाले ड्रोन हमला भी करते हैं और सुसाइड अटैक भी करते हैं। लेकिन खबर इससे बड़ी है। खबर ये मतलब है चीन के लिए जमीन और समंदर में मल्टी फ्रंट, जिसे मैनेज करना चीन के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन अब क्वाड को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानने लगा है। क्वाड को देखकर ही शी जिनपिंग ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी बदल डाली और वो 4 देशों की बड़ी ताकत को काउंटर करने के लिए अब नए तरह के हथियार तैयार करने लगे हैं। चीन के इस मदरशिप को बहुत गौर से समझिएगा। इस जहाज से तीनों तरह के ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी वाले ड्रोन जो आसमान से चीन के दुश्मनों पर नजर रखेंगे। आप सतह पर किसी स्पीड बोट की तरह चलने वाले ड्रोन तो देख ही चुके हैं, जो मशीन गन क्या रॉकेट और मिसाइलों से भी लैस किए जा सकते हैं। वहीं इस मदरशिप से पनडुब्बी वाले ड्रोन भी लॉन्च किए जा सकते हैं। चीन इससे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाकर धमका चुका है। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप को अपनी कैरियर किलर मिसाइल से डरा चुका है। चीन ताइवान को भी धमकाता है और जापान को भी आगाह करता है। और अब जब क्वाड की मीटिंग ने उसके होश उड़ाकर रख दिए हैं, तो चीन इस ड्रोन वाले मदरशिप को मरीन साइंटिफिक रिसर्च वाला जहाज बताकर दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहता है। लेकिन उसकी सारी इंटेलिजेंस की कलई इस रिपोर्ट में खुल जाएगी। क्वाड को काउंटर करने के लिए चीन के इस खुफिया प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह डिकोड कर देंगे। इसलिए सबसे पहले देखिए चीन का ये ड्रोन क्या क्या कर सकता है। ये मदरशिप आसमान, समंदर और समुद्र की सतह के नीचे ऑपरेट करने वाले ड्रोन को लॉन्च करता है, जो एक बड़े दायरे में ऑपरेट करते हुए उस इलाके पर नजर रख सकते हैं जहां चीन का कब्जा है या वो कब्जा करना चाहता है। ये ड्रोन आसमान में रहकर भी निगरानी करेंगे, समंदर की सतह पर किसी स्पीड बोट को भी रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करेंगे और इस मदरशिप से पानी के नीचे पनडुब्बी वाले ड्रोन को भी तैनात करके उन्हें कंट्रोल किया जा सकेगा। इन तीनों तरह के ड्रोन से चीन अपने दुश्मनों पर न सिर्फ नजर रख सकता है, बल्कि इन्हें बम बनाकर पर अटैक भी कर सकता है। ये मदरशिप तो इस साल के आखिर तक सर्विस में शामिल हो जाएगा, लेकिन चीन का मौजूदा खतरा इससे भी बड़ा है और उससे आधी दुनिया पर असर पड़ने वाला है। खतरा बॉर्डर और समुद्री सीमाओं को लेकर टकराव से लेकर युद्ध का भी है और क्वाड की मीटिंग में चीन को लेकर बहुत गहराई से इसकी चर्चा की गई है। क्या इस मीटिंग से जिनपिंग डर जाएंगे? क्या ये मीटिंग युद्ध रोकेगी?
या युद्ध के हालात को और भड़काएगी? क्या ये मीटिंग चीन के खिलाफ सबसे बड़े गठजोड़ को और मजबूत बनाएगी? क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। यूक्रेन से आ रही युद्ध की तस्वीरें तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वहां युद्ध से हटकर क्वाड में अमेरिका की सबसे बड़ी फिक्र चीन है और बाइडन इस ग्रुप की आड़ में चीन को उसकी हैसियत दिखाना चाहते हैं। बाइडन भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को साथ लाकर चीन के खिलाफ एक मंच तैयार कर चुके हैं। एशिया में हालात काफी गंभीर हैं क्योंकि यहाँ यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। सबके निशाने पर चीन और जिनपिंग है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब तक यही बात साफ नहीं हो पाई है। Quad has a lot of work ahead of us. It's the fact of the matter is that we have a lot of work to do, keeping this region peaceful and stable, tackling this pandemic and the next one, and addressing the climate crisis as referenced by our new colleague, ensuring that technologies of the future are governed according to our values, But in a short time, we've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing and for many years. अमेरिका की खुद की डिफेंस फोर्स इतनी मजबूत है कि उसे सुपर पावर कहा जाता है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो बाइडन क्वाड के जरिए कराना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं कर सकते। इस वक्त भी उनकी नौसेना का 7वां बेड़ा प्रशांत महासागर में टहल रहा है और उसके पास इतनी ज्यादा फायर पावर है कि अकेले अपने दम पर चीन को कहीं भी रोक सकते हैं। क्वाड को लेकर सवाल बहुत हैं। क्वाड के मायने क्या हैं, इसका मिशन क्या है, इसका टारगेट क्या है? क्या क्वाड का असली एजेंडा ताइवान से लेकर उत्तर कोरिया और सिर्फ दक्षिण चीन सागर तक है? सबने मिलकर यहाँ इंडो पैसिफिक की ही बात की है। देखा जाए तो इंडो पैसिफिक में सबसे बड़े खलनायक इस वक्त शी जिनपिंग बन गए। किसी को चीन पर भरोसा नहीं है। इंडो पैसिफिक में चीन इस वक्त सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन अब अपनी फौज की बढ़ती साइज के हिसाब से दुनिया को धमका रहा है। चीन की नेवी अब एक कब्जा करने वाली फोर्स के रूप में देखी जाने लगी है। ऐसे में क्वाड की बैठक का चीन पर असर क्या होने वाला है, ये समझाने के लिए आपको पहले छोटे से फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। पिछले 2 महीनों के दौरान चीन के आसपास जो कुछ हुआ है वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। पिछले 2 महीने में चीन ने ताइवान को लेकर सारी हदें तोड़ दी और ये सब कुछ शी जिनपिंग के डायरेक्ट ऑर्डर पर हुआ है। पिछले 2 महीनों में चीन ने ताइवान को डराने और धमकाने वाला हर कदम उठाया। शी जिनपिंग की कोशिश हो रही है कि किसी तरह ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और अब क्वाड की मीटिंग के बाद तो ये और भी मुश्किल हो गया है। फिर भी शी जिनपिंग की कोशिशें जारी हैं, लेकिन डर अब इस बात का है कि जिनपिंग की ये नई कोशिश एशिया में यूक्रेन से भी बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकती है। पिछले 2 महीनों में चीन ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया, उसके करीब जाकर एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार युद्धाभ्यास भी किया। चीन ने यही हरकत जापान के करीब नौसेना का बेड़ा भेजकर भी की। ताइवान भले ही क्वाड का हिस्सा न हो, लेकिन इस वक्त क्वाड का पूरा फोकस ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को खत्म करने पर है। चीन अपना बॉम्बर H-6K ताइवान से लेकर फिलीपींस और जापान की सरहद के बहुत करीब उड़ा रहा है। ये वो देश है जिससे उसका समुद्री सीमा को लेकर विवाद चल रहा है और चीन उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत रखता है। तमाम आशंकाओं के बीच ये बात तय है कि क्वाड की मीटिंग के बीच एशिया में इस वक्त 2 वॉर जोन हैं और जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। ताइवान और जापान इस वक्त चीन की सीनाजोरी को बर्दाश्त कर रहे हैं।
いかなる地域においても守らなければならない、こうしたことを確認いたしました。また、今回のような力による一方的な現状変更、これはいかなる地域においては許してはならないという認識で一致をしました。क्वेड में अमेरिका और जापान ने यूक्रेन युद्ध को अब सीधे तौर पर इंडो पैसिफिक से जोड़ दिया है। दोनों का मानना है कि जो हालात रूस ने यूक्रेन के बनाए हैं, चीन वही हालात पूरे एशिया में बनाना चाहता है। देखा जाए तो चीन से युद्ध किसी के हक में नहीं है, ना ही ये चीन के हक में होगा, क्योंकि अगर यूक्रेन जैसे धमाकों से एशिया गूंजने लगा तो चीन समेत कई अर्थव्यवस्थाएं खड़ी होने की बजाय डूबने लग जाएंगी और ऐसे धमाके एशियन टाइगर्स को आर्थिक रूप से खत्म भी कर सकते हैं। चीन को रोकने के लिए जापान की वायुसेना भी एक्टिव हो गई है। वो लगातार अपनी समुद्री सीमा को चीन से बचाने के लिए एयर पेट्रोलिंग कर रही है। हाल ही में चीन और प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप समूह के बीच एक सामरिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई तट से 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर चीन अपना नेवल बेस बना सकता है। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा फिक्र में है। चीन से खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड में चौथा देश है और वो भी चीन से खुश नहीं है। चीन की नौसेना सोलोमन आइलैंड्स के बहाने ऑस्ट्रेलिया के करीब पहुंचना चाहती है। यही वजह है कि चीन के समझौते से उसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर पूरा खेल इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को कंट्रोल करने का है, फिर चाहे इसे अलग अलग नाम ही क्यों ना दे दिया जाए। The new Australian government's priorities align with the Quad agenda, taking action on climate change and building a stronger and more resilient Indo-Pacific region through better economic security, better cyber security, better energy security and better environmental and health security. चीन का खतरा तो दुनिया ने अभी मिसाइल और बम के रूप में नहीं देखा है। ऐसी तस्वीरें जो खासकर यूक्रेन से आ रही हैं, जिन्हें हाई वोल्टेज युद्ध दौर का सबूत कहा जा रहा है। लेकिन पारा प्रशांत महासागर यानी चीन के आसपास ताइवान और जापान के नजदीक भी चढ़ा हुआ है, जहां चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन का मानना है कि अमेरिका और उसके दोस्त एशिया में भी माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन एशिया का माहौल बड़ी तेजी से उबल रहा है। उत्तर कोरिया से भी किसी भी वक्त मिसाइल टेस्ट या फिर परमाणु परीक्षण का खतरा बना हुआ है, और इसे लेकर अगर युद्ध के हालात बने तो सबसे पहले जद में आएगा जापान। चीन के टारगेट पर ताइवान के साथ अमेरिका भी है, लेकिन इन सबके चक्कर में वो जापान को भी लपेटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इस मसले पर जापान एक कमजोर कड़ी है। उत्तर कोरिया से लेकर ताइवान तक जो भी धमकियां हैं, उनके सेंटर में चीन है, और चीन की वजह से उसके पड़ोसी काफी परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं। लद्दाख LAC को लेकर चीन और भारत के बीच अब भी बातचीत के दौर चल रहे हैं, तो प्रशांत महासागर में चीन अपने छोटे छोटे पड़ोसियों पर दबाव डालकर दादागिरी से जो कुछ हासिल करना चाहता है, उसको रोकने की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। जिनपिंग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर भारत तक चारों देश उनकी कब्जा करने वाली राष्ट्र नीति के आगे रुकावट बन चुके हैं। हालांकि क्वाड का कोई मिलिट्री स्वरूप अभी तैयार नहीं हुआ है। कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड में चारों देश जब भी मीटिंग करते हैं
तो चीन का नाम नहीं लेते, लेकिन इंडो पैसिफिक का जिक्र सब कुछ बता देता है। चीन भी मानता है कि क्वाड उसके खिलाफ ही तैयार हुआ एक ग्रुप है और वो इसकी सारी हरकतों को बहुत अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि चीन का गुस्सा सबसे ज्यादा बाइडन पर उतर सकता है, यानी अमेरिका पर। बाइडन ने एक बार फिर ताइवान की हिफाजत करने वाली कस्में दोहराई हैं। यानी बाइडन ने फैसला कर लिया है कि अमेरिका अब चीन के खिलाफ आक्रामक होकर रहेगा और वो यूक्रेन वाला ब्लंडर नहीं दोहराएगा। वहीं किम जोंग उन और उसकी मिसाइल को लेकर अमेरिका कितना बड़ा खतरा महसूस कर रहा है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। ऐसे खतरे के लिए अमेरिका को अब कमर कसनी होगी, अपनी आस्तीन चढ़ानी होगी, नहीं तो उसके साथी देशों का एशिया में वही हश्र हो सकता है जो यूरोप में यूक्रेन का हुआ है। Mr. President, would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. इतने बड़े गठजोड़ के बाद भी अगर चीन नहीं माना और उसने युद्ध के लिए मजबूर कर दिया, तो एशिया का ये इलाका पश्चिमी एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी खतरनाक रीजन में तब्दील हो सकता है। इन सब बातों को देखते हुए अमेरिका और जापान बहुत ज्यादा टेंशन में है। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अभी चीजें शांत चाहे लग रही हो, लेकिन चीन की सीनाजोरी अगर जारी रही तो एशिया में युद्ध का पहला ट्रिगर पॉइंट ताइवान हो सकता है। और अगर उसे लेकर जंग की शुरुआत होती है तो दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर में भी आग लग जाएगी, क्योंकि तब जापान भी युद्ध में शामिल हो जाएगा, उत्तर कोरिया भी मिसाइल दागेगा, रूस भी युद्ध में कूद सकता है और दबाव भारत पर भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चीन से भारत का भी सीमा विवाद चल रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का फ्रंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में क्वाड के सामने क्या रास्ता होगा, उसे सोचकर भी हमें डरना चाहिए, क्योंकि तब एक और विश्व युद्ध शुरू होने का डर सताने लगेगा। उधर यूक्रेन का युद्ध पुतिन के लिए फांस बन गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो रणनीति अख्तियार की थी, वो उन्हें 3 महीने की जंग के दौरान 3 बार बदलनी पड़ी। जंग की शुरुआत यूक्रेन पर सीधे हमले के तौर पर हुई, लेकिन पुतिन को जल्द ही ये समझ आ गया कि सीधी जंग में वो यूक्रेन से सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद भी जीत नहीं पाएंगे। लिहाजा एक बार फिर पुतिन ने अपना प्लान बदला। आखिर क्या है पुतिन का ऑपरेशन ईगल, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। यूक्रेन जंग में रूस ने बदली रणनीति। पूर्वी यूक्रेन में हमले किए तेज। रूस के निशाने पर डॉनबास। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की मांगे और हथियार। А тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रूस ने जंग की शुरुआत में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की भरकम कोशिश की, लेकिन कीव की जंग में मात खाने के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर हमले शुरू कर दिए। बदली रणनीति के चलते रूस को अपने इस नए प्लान में कामयाबी मिली और रूसी फौज ने दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। दक्षिणी यूक्रेन में मिली कामयाबी के बाद अब एक बार फिर रूस ने अपनी रणनीति बदली है। अब रूसी सेना के निशाने पर है पूर्वी यूक्रेन, यानी वो इलाका जहां जंग शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के दो क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर दो देशों के मान्यता दे दी थी। दरअसल ये दोनों ही इलाके डॉनबास में आते हैं, लिहाजा इस वक्त यूक्रेन में डॉनबास पर कब्जे की भीषण जंग चल रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रूस के इस प्लान के बारे में यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था। कि मारियुपोल की जंग के बाद अब रूसी सेना का अगला निशाना डोनेस्क और लुहांस्क होंगे। फिलहाल वही हो रहा है जिसका शक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को था। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उसके कई गांवों और शहरों को निशाना बना रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अपने ऑपरेशन के दौरान रूसी सेना ने लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर और हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो लुहांस्क के 95% इलाके पर कब्जा कर चुकी है और सेवरियोदोनेस्क पर कब्जा होते ही पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। Воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Солидар, а также 6 складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорная и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. В том числе один крупный склад 155 миллиметровых снарядов к американским гаубицам. अपने बयान को साबित करने के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा कुछ वीडियो भी जारी किए। आसमान से बारूद बरसाते रूसी लड़ाकू विमान, और जमीन पर आग उगलती रूसी तोपें। ये दोनों ही वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रूसी सेना यूक्रेन के इस हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए बेताब है और इसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। Продовжує використовувати тактику терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях. Триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 16 атак ворога, знищено 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки. लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोदोनेस्क पर फतह हासिल करने के लिए रूस ने हजारों की तादाद में अपने सैनिकों को इस इलाके में भेजा हुआ है और वहां पर रूसी और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग चल रही है। Поки війна триває, ми потребуємо щомісячної підтримки на рівні. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का आरोप है कि युद्ध शुरू होने के बाद रूसी सेना यूक्रेन पर 1474 मिसाइलों के हमले कर चुकी है। इन हमलों में रूसी सेना ने 2000 से ज्यादा अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास में हालात काफी खराब हैं और रूसी सेना वहां पर जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देने पर आमादा है। На Донбасі
Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк. На цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню і намагаються знищити усе живе, буквально. Ніхто. यूक्रेन भी आधिकारिक तौर पर यह बात कबूल कर चुका है कि रूसी सेना उसके बड़े इलाके पर कब्जा जमा चुकी है। यूक्रेन के मुताबिक यूक्रेन के 20.7% इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। यानी यूक्रेन का 1,25,000 स्क्वायर मीटर इलाका रूस के कब्जे में है। 23 फरवरी तक यूक्रेन का महज 7% इलाका रूस के कब्जे में था। यानी रूस के पास यूक्रेन का 43,300 स्क्वायर मीटर का इलाका था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह भी आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के जिन इलाकों पर काबिज हो चुकी है वो उन इलाकों को जंग खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। Дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбасу. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції. इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यासीन मलिक से कुछ ही देर में यासीन मलिक पर सजा का ऐलान हो सकता है। अब बहुत ही कम समय रह गया है जब यासीन मलिक को लेकर फैसले की घड़ी सामने हो। दरअसल टेरर फंडिंग में यासीन मलिक दोषी है। यूएपीए के तहत दोषी उसे ठहराया गया है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। लगभग 3 दशकों तक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप यासीन मलिक पर रहा है। आतंकी वारदातों के लिए उसने जुटाई है फंडिंग और इसी के तहत यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आने वाला है। आतंकी घटनाओं पर एनआईए ने पहले जांच शुरू की थी और यासीन मलिक की एनआईए ने गिरफ्तारी की और इस मामले में अब किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला सामने आएगा। पटियाला कोर्ट में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यासीन मलिक पर एनआईए कोर्ट का यह फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा है। दरअसल टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया है और इस मामले में जब यासीन मलिक से सवाल जवाब किया गया तो उसने कहा कि मुझे अपनी सजा को लेकर कोई भी बयान नहीं देना है, कोई भी बात नहीं करनी है और ऐसे में अब इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए की विशेष अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और अब देखिए इस पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। एनआईए चाहती है कि उसे फांसी की सजा दी जाए, लेकिन वो सजा क्या होगी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपसे कुछ ही पलों बाद आपके सामने होगा। कोर्ट कुछ देर में सजा का ऐलान करेगी और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त बहस कहा जा रहा है कि पूरी हो चुकी है और जो सजा है वो लिखी जा रही है। और इस मामले में एहतशाम खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एहतशाम, क्या जानकारी इस फैसले को लेकर? इस वक्त हम जो एनआईए कोर्ट है उसके बाहर में खड़े हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा काफ़ी मजबूत है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में यासीन मलिक को यहाँ पर पेश किया जाएगा, क्योंकि जब भी सज़ा का ऐलान होता है, सज़ा सुनाया जाता है तो उस वक्त आरोपी को या दोषी को वहाँ मौजूद होना होता है। 3:30 बजे का समय दिया गया था इससे पहले कि जब सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। यासीन मलिक को यहाँ पेश करने में देरी हो रही है। अभी तक वो यहाँ आए नहीं है। जब तक के उनको पेश नहीं किया जाएगा अदालत में तब तक के इस पर कोई फैसला नहीं आएगा। तो अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की पुलिस के अधिकारियों से भी, तो उनका कहना है कि आज बहुत मुमकिन है कि उनको पेश किया जाए। इसमें थोड़ी देरी हो रही है, उसकी वजह ये नहीं बताई जा रही है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब हम कोर्ट रूम के बाहर थे वहाँ पर सुरक्षा काफ़ी मजबूत कर दी गई। डॉग स्क्वाड को लाया गया है और भी जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा का पूरा जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई चूक ना हो, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिल रही है बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए पुलिस के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। इसी नज़रिए से इस चीज़ को देखा जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान होगा जिसमें तय। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यासीन मलिक पर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। एहतशाम लगातार फैसला जो सजा आनी है उस पर जो ऐलान होना है उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यासीन मलिक को सजा के दरमियान अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में आतंकी साजिश का खतरा, यह खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है यासीन मलिक को लेकर। विक्रांत हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या इनपुट्स और आ रहे हैं?
देखिए, इस तरीके की खुफिया विभाग की तरफ से ये अलर्ट आया है कि दिल्ली में करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट इलाके हैं जो दिल्ली पुलिस को मिले हैं, जिसमें बाकायदा ये कहा गया है, ये जो अलर्ट सामने आए हैं कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। इस पर चौकस रहने की जरूरत है। देश की राजधानी और एनसीआर आतंकियों के निशाने पर है, क्योंकि यासीन मलिक की गिरफ्तार जो सजा उनको कन्विक्ट जो किया गया था, उसके बाद से आपने देखा होगा कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी कुछ हिस्सों में इसका विरोध किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर वहां की सरकार, वर्तमान सरकार शहबाज शरीफ की सरकार और पूर्ववर्ती सरकार इमरान खान यासीन मलिक पर जेएनके यानी कि जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी मिल रही है। और ये देखिए, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। विक्रांत, ये भी एक और बड़ी खबर। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से प्रतिक्रिया सामने आई है, वहां के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने ट्वीट किया, इमरान खान का ट्वीट सामने आया और एक तरह से उनका ये कहना है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से यासीन मलिक को सजा करवाई। मैं आपको रोक रही हूँ, रिफत अब्दुल्ला मेरे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रिफत, श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई है और कल ही वहां पर आतंकी वारदात भी हुई है। देखिए, बिल्कुल प्रीति, सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। अभी मैं मायसूमा से आया, जो मोहम्मद यासीन मलिक का घर है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का सख्त पहरा बिठा दिया गया है। वहाँ पे कुछ नौजवान भी निकले थे। मैं आपको लाल चौक दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही चौकसी बरती जा रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ यहाँ पे अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, खासतौर से मायसूमा के इर्द गिर्द, क्योंकि मायसूमा में घर है मोहम्मद यासीन मलिक का। वहाँ पे कुछ महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था और कुछ नौजवान भी जो है सड़क पे निकले थे, वो यासीन मलिक की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चल रहा है। डाउनटाउन में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस वक्त हमने देखा चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ और पुलिस तैनात है। जहाँ पे भी आप नजर दौड़ाएंगे वहाँ पे आपको सीआरपीएफ के लोग दिखेंगे और पूरी सर्विलांस पे पूरा श्रीनगर इस वक्त है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि ये फैसला आना है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज 18 पर इस वक्त ये जानकारी आ रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट लाया जाएगा यासीन मलिक को, ये जानकारी आ रही है और कहा जा रहा है कि कोर्ट में डॉग स्क्वाड को पहुंचा दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अगर संदिग्ध परिस्थितियां बनती हैं तो उस पर पैनी निगाह और तुरंत कार्रवाई हो सके। एहतशाम, बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर अचानक से गहमा गहमी बढ़ गई और पुलिस कर्मियों की तादाद भी बढ़ गई। डॉग स्क्वाड लाए गए, जो और भी जो सुरक्षा के दृष्टि से जो कार्रवाई होती है वो यहाँ पर पुलिसकर्मी कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति की जांच की जा रही है जो भी अंदर जाना चाहे। इससे पहले एक रोप, एक रस्सी भी लगाई गई थी ताकि जो जिन लोगों की ज़रूरत ना हो वहाँ उनको अंदर ना जाने दिया जाए। यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी रिपोर्टर्स का जो पत्रकार हैं उनको जाना अंदर अलाउड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि वकील भी जो एक तरफ खड़े हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही कि कोई ऐसा व्यक्ति इधर ना आए। अब से थोड़ी देर में यहाँ इसी रास्ते से जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहीं से यासीन मलिक को ले जाया जाएगा और कोर्ट रूम में उनको पेश किया जाएगा, जहाँ पर सज़ा की जो मियाद है वो सुनाई जाएगी। उनको दोषी पहले ही करार दिया जा चुका है, अब सज़ा सुनाई जानी है जिसमें 5 साल से लेकर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा हो सकती है। तो इस पर बहस पूरी हो चुकी है। अभी सज़ा की मियाद पर भी वहाँ पर भी यासीन मलिक ने अपनी तरफ से ये कहा था कि उनके ऊपर कोई ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है कि वो टेरर से जुड़े हों। इसके बावजूद अदालत जो सजा देना चाहे वो दे सकती है। एहतशाम, मैं आपको रोक रही हूँ, ये 2 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त, एक एहतशाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब दूसरी ये तस्वीर देखिए जम्मू से सामने आ रही है, जहाँ पर यासीन मलिक टेरर फंडिंग के मामले में जिन पर अभी सजा का ऐलान होना है, वहाँ जम्मू में विरोध प्रदर्शन, पोस्टर लेकर यासीन मलिक का जिस पर कालिक पोती गई है और साथ ही वहां पर भगवा पटका गले में पहने हुए लोग ये बताना चाह रहे हैं कि आज इस सजा का ऐलान आतंकी गतिविधियों पर एक बड़ी चोट की तरह देखा जा रहा है।